हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम छठा पाठ देखेंगे, दोस्ती अमीर गरीबी की। तो इस पाठ के लेखक हैं कहानी और उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। तो यह कहानी लेखक की है। तो लेखक ने इस कहानी में यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक गरीब क्लर्क के बेटे को झूठी जमींदारी का नशा चढ़ता है और वक्त के साथ साथ वह कैसे उतर जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि उसकी पहचान ही क्या होती है, उसके जीवन का आईना होती है। तो देखिए, आज हम पाठ देखेंगे। ईश्वरी एक बड़ी जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का। यानी ईश्वरी कैसा था, एक जमींदार का लड़का था, यानी बहुत अमीर था। और मैं यानी कौन, लेखक। लेखक कैसे थे, एक गरीब क्लर्क थे, गरीब क्लर्क के लड़के थे। तो दोनों कैसे थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, परंतु किसी किसी बात पर उनमें परस्पर बहस होती रहती थी। तो लेखक को कैसी आदत थी कि वह जमींदारों की बुराई करते थे और कहते थे कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उसके विचार से छोटे बड़े हमेशा होते रहे और होते ही रहेंगे। नौकरों से वह सीधे मुँह बात नहीं करता था, क्योंकि सीधे मुँह बात न करना यानी क्या, अभिमान में अकड़े रहना, ऐसी लेखक की आदत थी। तो नौकर ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देर कर दी, दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ़ नहीं हुई तो वह क्या हो जाता था, आपे से बाहर हो जाता था। आपे से बाहर हो जाना यानी क्या, अत्यधिक क्रोध में आना, उसे बहुत क्रोध होता था। तो देखिए, इस बार दशहरे की छुट्टियाँ लगी थी उनको। तो दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं यानी कौन, लेखक। तो लेखक ने यह निश्चय किया कि वह इस बार दशहरे की छुट्टी में घर नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके पास किराए के लिए वैसे भी पैसे भी नहीं थे और वो घर जाकर घर वालों को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहते थे। लेखक जानते थे कि मेरे घर वाले गरीब होने के कारण भी उनकी हैसियत से वह मुझे ज़्यादा ही देते हैं। इसके साथ ही परीक्षा का भी उनको ख्याल था, क्योंकि दशहरे की छुट्टी के बाद उनकी परीक्षा भी थी और परीक्षा की तैयारी भी करनी थी। और उसने सोचा कि जब ईश्वरी ने मुझे घर चलने के लिए निमंत्रित किया, वैसे ही वह घर नहीं जाना चाहता था और ईश्वरी ने उसे निमंत्रित किया था कि इस बार दशहरे की छुट्टी के लिए हम दोनों ईश्वरी के घर जाएंगे। इसलिए जब उसने पूछा तो वह बिना झिझक क्या हो गया, राज़ी हो गया। तो ईश्वरी के साथ रहते हुए परीक्षा की खूब तैयारी हो जाएंगी। लेखक ने यह सोचा कि ईश्वरी के घर जाकर मैं परीक्षा की भी तैयारी कर पाऊंगा, क्योंकि ईश्वरी कैसा था, अमीर होने के बाद भी मेहनती और कुशाग्र बुद्धि था। कुशाग्र यानी कैसा, तेज बुद्धि वाला था। ईश्वरी ने कहा, देखो भाई, एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर ज़मींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि लेखक को ज़मींदारों की निंदा करने की आदत थी। तो ईश्वरी कैसा था, ज़मींदार का लड़का था। अगर ईश्वरी के घर जाकर उसने ज़मींदारों की निंदा की तो उनके घर वालों को बुरा लगेगा, इसलिए वह पहले से ही लेखक को बता देता है। तो मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, तुम गलत समझते हो। तो ईश्वरी ने उसे पहले ही यह बता दिया था। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर सोच दिया, ने समझबूझ पर छोड़ दिया, क्योंकि तुम पहले से ही समझदार हो, ऐसा उसने कहा। गाड़ी रात 9 बजे चली और सवेरा होते होते हम मुरादाबाद पहुंच गए। यानी उनके गाड़ी का समय क्या था, 9 बजे था, और सवेरा होते होते, सुबह होते होते वो कहाँ पर पहुंच गए, मुरादाबाद पहुंच गए, क्योंकि ईश्वरी का गांव क्या, कौन सा था, मुरादाबाद था। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद, मुरादाबाद पहुँचने के बाद स्टेशन पर उनको लेने के लिए, उनके स्वागत के लिए बहुत लोग खड़े थे, क्योंकि ईश्वरी कैसा था, बहुत ही अमीर घर का लड़का था, जमींदार का लड़का था, इसलिए उसके घर पर बहुत सारे नौकर चाकर थे। उनमें से एक नौकर ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? तो ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ पढ़ते भी और मेरे साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आपकी ही बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, यानी आपकी ही वजह से मैं इलाहाबाद में पढ़ने के लिए गया हूँ, नहीं तो कब का वापस आ गया होता, है ना। यह उस नौकर को वह बात बताता है। उन लोगों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से कहा,
तो उस वक्त आश्चर्यचकित नेत्रों से आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा। उस सज्जन ने अर्धशंका के स्वर में कहा, अर्धशंका यानी कुछ शंका हो गई थी उनको, इसलिए उसने कहा कि लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। क्योंकि लेखक का लिबास कैसा था, बहुत ही सादा था, और ईश्वरी जमींदार का यानी अमीर होने के कारण उसका रहन सहन, उसका पहराव कैसा था, बहुत ही अच्छा था। ईश्वरी ने शंका निवारण करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी के भक्त हैं मेरे दोस्त। क्योंकि लेखक के बारे में ईश्वरी ने क्या कहा कि उनका लिबास सादा क्यों है, क्योंकि वह क्या है, महात्मा गांधी के भक्त हैं। खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, यानी वो खादी के कपड़े पहनते और पुराने सारे कपड़े उन्होंने जला डाले, इसलिए वो सादे लिबास में रहते हैं। यो कहो कि राजा है, 2.5 लाख सालाना रियासत है, यानी वो बढ़ा चढ़ाकर उन नौकरों को लेखक के बारे में बता रहे थे। पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है कि अभी अनाथालय से छुटकर आए हैं। तो लेखक के बारे में उस नौकर ने कुछ बातें कह दी। दूसरे सज्जन बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव कम ही देखने में आता है। यानी जब ईश्वरी ने लेखक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहा तो उनमें से दूसरा जो सज्जन था उनके घर का नौकर, तो उन्होंने कहा कि अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत ही कम देखने में आता है। तो लेखक और ईश्वरी दोनों घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ईश्वरी का घर क्या था, किला था, यानी किले के जैसा इतना बड़ा उसका घर था। इमाम बाड़े का सा फाटक, यानी बहुत बड़ा सा फाटक यानी मेन गेट था, और द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, और गेट पर कौन थे, पहरेदार थे, और इधर उधर टहलते हुए उसे दिख रहे थे। तो ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि से मेरा परिचय किया। फिर उनके घर के जो बड़े लोग थे, पिताजी, चाचा जी और ताऊ जी, उनसे लेखक का परिचय कराया, और उसी अतिशोक्ति के साथ, अतिशोक्ति यानी क्या, बड़ा बढ़ाकर कही गई बात है ना, बढ़ा चढ़ाकर लेखक के बारे में अपने घर वालों से बताकर उनका परिचय कराया। मेरी ऐसी हवाबंदी की कुछ ना पूछिए, है ना, यानी फिर वो बहुत ही हवा में उड़ने से अपना बर्ताव करने लगे। जब ज़रा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से पूछा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी को पलित कर रहे हो। मिट्टी को पलित करना यानी इज्जत उतारना, क्योंकि ईश्वरी क्या कर रहा था, बहुत बड़ा चढ़ाकर लेखक के बारे में अपने घर वालों से बता रहा था ना, इसलिए लेखक ने ईश्वरी से कहा कि तुम बड़े क्या हो, शैतान हो, और मेरी क्या कर रहे हो, इज्जत उतार रहे हो। ज़रा देर बाद नाई हमारे पाँव दबाने आया। नाई यानी कौन, जो बालों को काटता है उसे क्या कहते हैं, नाई कहते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हमारे पाँव दबाने के लिए नाई वहाँ पर आ गया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबाओ। यानी लेखक का परिचय उन्होंने क्या कहा कि ये कुंवर साहब हैं, और जब नाई पाँव दबाने के लिए आया तो कुंवर साहब बहुत थक गए हैं, और उनके पहले क्या करो तुम, पाँव दबा, ऐसा उस व्यक्ति से परिचय कर उनकी सेवा की गई। और देखिए, जब मेरे जीवन में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने मेरे पैर दबाए हो, कि इतने वर्षों के बाद पहली बार मेरे किसी ने पैर दबाए होंगे, इस बारे में लेखक सोच रहे थे। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन, बड़े आदमियों की अय्याशी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था, है ना। यानी जब उनके पाँव दबाने के लिए वो नाई आ गया और वो इसका अनुभव कर रहा था, वो अपने मन में ही क्या कर रहा था, सोच रहा था कि यह क्या है, अमीरों के चोचले हैं, रईसों का गधापन है, और बड़े आदमियों की क्या है, अय्याशी, और क्या क्या कहकर क्या कर रहा था, ईश्वरी का परिहास कर रहा था, है ना। परिहास करने यानी क्या, मजाक उड़ाना। और आज मैं रईस बनने का स्वांग भर रहा हूँ, यानी मैं भी आज क्या कर रहा हूँ, रईस बनने का ख्वाब अपने मन में बुन रहा हूँ। ये पार्ट बड़ा होने के कारण मैं आज आधा ही सिखा रही हूँ, कल हम आधा पार्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए।